जितना मैं इन यूनिवर्स की सिंगुलैरिटी को स्टडी करता हूँ उतना हाई कंफ्यूज हो जाता हूँ, यहाँ तक कि मुझे शक होने लगता है शायद यूनिवर्स कभी सच में पैदा ही नहीं हुआ था। जिसे हम हमेशा बिग बंग कहते आए हैं वो शायद शुरुआत नहीं बल्कि एक कॉस्मिक साइकिल का एक स्टॉप ओवर था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कॉस्मिक फिजिक्स की वो बुनियाद जिसे हमने इतने सालों तक मेहनत से स्टडी किया है एक पाल में बिखर सकती है। ये एक अजीब सा एहसास है, जैसे आपको पता चले कि आपके पैरों के नीचे की ज़मीन हमेशा से हवा में ही लटकी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे लेटेस्ट डिस्कवरीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में वो अनोखे टेम्परेचर स्पॉट्स और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई सबसे दूर की सितारों की रोशनी। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी किताबों में लिखी पूरी कहानी असल में झूठी है। तो अब मैं आपके साथ इस अनोखे पजल में घुसना चाहता हूं और उस सवाल का सामना करना चाहता हूं जो इंसानियत को हजारों सालों से परेशान कर रहा है। बिग बैंग से पहले आखिर क्या छिपा था? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर हम सच में यूनिवर्स का बचपन देख पाते तो वो कैसा दिखता? आप शायद सोचेंगे कि वो बिल्कुल अंधेरा होगा, क्योंकि उस वक्त न सितारे थे, ना गैलेक्सीज, और यहां तक कि रोशनी भी दूर तक नहीं जा सकती थी। लेकिन यूनिवर्स ने अपनी एक बेबी पिक्चर पीछे छोड़ दी है जो आसमान के हर कोने में छिपी है। भले ही वो इतनी हल्की है कि हमारी आंखें उस देख नहीं सकती, लेकिन अगर हम उस ढूंढे तो वो हर जगह है। साइंटिस्ट इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। क्योंकि यह बिग बंग के बाद बची हुई सबसे पहली रोशनी है, इसलिए यह यूनिवर्स के बचपन में झांकने का हमारा इकलौता जरिया बन गई है। ये रोशनी बिग बंग के 3,80,000 साल बाद पैदा हुई। उससे पहले यूनिवर्स इतना गर्म और घना था कि कोई भी फोटॉन पैदा होते ही एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर बिखर जाता था और दूर तक नहीं जा पाता था। पूरा कॉस्मॉस एक उबलते हुए कोहरे जैसा था और कुछ भी साफ नहीं दिखता था। जब तक यूनिवर्स ठंडा नहीं हो गया तब तक इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ मिलकर पहले असली एटम्स नहीं बना पाए। उसी पाल पहली बार फोटॉन्स बंधन से आज़ाद हुए और बिना रुक सफ़र करने लाग। कॉस्मिक कोहरा हट गया और एक रोशनी की झलक पूरे स्पेस में फैल गई। हम आज भी इस रोशनी को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन 13.8 बिलियन साल के कॉस्मिक एक्सपेंशन के बाद यह इतनी खिंच चुकी है कि अब माइक्रोवेव्स के रूप में है और हमारी आंखों के लिए बिल्कुल अदृश्य है। लेकिन यही रोशनी हमारे लिए अर्ली यूनिवर्स का सबसे विश्वसनीय सबूत बन गई है। इसने सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि अस कॉस्मोस की तस्वीर भी रिकॉर्ड की है जब वो अभी बन ही रहा था। लेकिन ये बेबी पिक्चर एक परफेक्ट रोशनी का पर्दा नहीं है, बल्कि इस पार अनेकों अदृश्य टेम्परेचर स्पॉट्स हैं। इन स्पॉट्स को कम मत समझिएगा, इनके टेम्परेचर में सिर्फ 1,00,000 में एक हिस्से का फर्क है। लेकिन यही छोटी छोटी अनियमितताएं थी जिन्होंने फ्यूचर यूनिवर्स को एक कहानी दी। जहां मैटर थोड़ा ज्यादा घना था वो बाद में गैलेक्सीज बनने के लिए कोलैप्स हो गया, जहां हल्का था वो आखिरकार कॉस्मिक वॉइड्स बन गए। यानी आज हम जो सितारे और गैलेक्सी क्लस्टर्स देखते हैं वो US तस्वीर में पहले से ही लिखे हुए था। इसलिए CMB सिर्फ रोशनी नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है जिसने यूनिवर्स का आखिरी अंजाम तय किया। और भी अजीब बात यह है कि इनमें से कुछ स्पॉट्स का टेम्परेचर अजीब तरह से आम नहीं है, जैसे तथाकथित कोल्ड स्पॉट, जिसने कुछ साइंटिस्ट्स को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह शायद हमारे बिग बैंग का सिग्नल नहीं बल्कि एक पिछले यूनिवर्स का अवशेष, एक चोट है। लेकिन कोल्ड स्पॉट का रहस्य सुलझने से पहले ही यूनिवर्स में नए बदलाव आने लागे दा। पहले सितारे अंधेरे में जलने वाले दा, लेकिन ये मत सोचिए कि फोटॉन्स आज़ाद होते ही यूनिवर्स में रोशनी हो गई। असल में उसके बाद भी लंबा समय तक यूनिवर्स अंधेर में डूबा रहा। क्यों? क्योंकि US वक्त रोशनी पैदा करने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। पूरा कॉस्मोस इतना शांत था जैसे एक बिना तेल का कुआं। सोचिए, एक यूनिवर्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम से भरा है, इतना समा की दम घुट जाए। ना सितारे, ना गैलेक्सीज, ना दिशा का एहसास, सिर्फ अकेली मूलभूत पदार्थ। साइंटिस्ट्स इस दौर को कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं, लेकिन यह अंधेरा अंत नहीं था। अस खाली जगह में ग्रेविटी ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक अनदेखे हाथ की तरह उसने धीरे धीरे हाइड्रोजन और हीलियम को इकट्ठा किया, पहली आग जलने का इंतजार करते हुए। जब डेंसिटी और टेम्परेचर इतने बढ़ गए कि आखिरकार एक क्रिटिकल पॉइंट पार कर गए, तो पहले सितारे एक धमाके के साथ जल उठे। उन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं। हम जिन सितारों को जानते हैं उनसे अलग यह बेहद बेहद कुछ तो हमारे सूरज से सैकड़ों गुना ज़्यादा मैसिव, लेकिन उनकी ज़िंदगी बेहद छोटी थी, सिर्फ कुछ मिलियन साल। फिर भी यही वो द जिन्होंने पहली बार अंधेरे को चीरा। उनकी रोशनी ने यूनिवर्स को पहली बार दिशा दी और उनके फ्यूजन से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेन लाइफ के लिए ज़रूरी तत्व। उनके बिना ना गैलेक्सीज होती, ना प्लैनेट्स और ना ही हम।
और भी हैरान करने वाली बात, उनकी मौत भी उतनी ही शानदार थी। अपनी छोटी सी जिंदगी के बाद वो सुपरनोवाए के रूप में फट गए और इन नए बनाए गए तत्वों को हर तरफ फैला दिया। अस्पाल यूनिवर्स का मंच आखिरकार असली रोशनी और गर्मी से सज गया। लेकिन सवाल यह है, हम अन्य सितारों को कैसे देख सकते हैं जो इतने पहले बुझ चुके हैं? जवाब है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। 2021 में लॉन्च किया गया। यह खास तौर पर यूएस हल्की सितारों की रोशनी को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कॉस्मिक एक्सपेंशन से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में खिंच गई है। यह रोशनी अनेकों बिलियन सालों से वैक्यूम में सफ़र कर रही है और हमारी आंखों के लिए बिल्कुल अदृश्य है। सिर्फ वेब की इंफ्रारेड नज़र हाईयूज़ वापस ढूंढ सकती है, और नतीजे ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरान कर दिया। कुछ ही सालों में वेब ने ऐसी गैलेक्सीज की तस्वीरें ली हैं जो हमारी उम्मीद से कहीं पहले और ज़्यादा चमकदार हैं। एक जिसका नाम जेड्स GS-Z14-0 है, उसने रिकॉर्ड को बिल्कुल हद तक पहुंचा दिया। उसकी रोशनी बिग बैंग के सिर्फ 280 मिलियन साल बाद से आ रही है। उस वक्त यूनिवर्स अपनी अभी की उम्र का 2% से भी कम था, फिर भी उसने इतनी बड़ी गैलेक्सीज पैदा कर ली थी। और भी अजीब बात, यह गैलेक्सीज अकेली नहीं थी, उनकी संख्या हैरान करने वाली थी। इसने साइंटिस्ट्स को एक नया सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। जिन स्ट्रक्चर्स को हम सोचते थे कि बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, वो कुछ ही 100 मिलियन ईयर्स में कैसे पूरी हो गई? क्या हमारा पूरा यूनिवर्स का स्क्रिप्ट शुरू से ही गलत था? लॉजिक से एक मूलभूत गैस के बादल से एक बड़ी गैलेक्सी तक का सफ़र बहुत लंबा समय लेना चाहिए, लेकिन वेब की तस्वीरें हमें बताती हैं कि गैलेक्सीज कुछ ही 100 मिलियन ईयर्स में पैदा हो गई थी और उनकी चमक थियरी से कहीं ज़्यादा थी। इससे साइंटिस्ट्स को यह शक हुआ है कि हमारे गैलेक्सी फॉर्मेशन के मॉडल्स शायद पूरी तरह से गलत हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि जो कॉस्मिक टाइमलाइन हमने इतने सालों में बनाई है, उस शायद दोबारा लिखना पड़ेगा। जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस हम सोचते थे कि धीमा और क्रमिक था, वो शायद अर्ली यूनिवर्स में बहुत बहुत तेज़ी से हुआ होगा। समस्या यह है कि हम अभी भी कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए हैं। इससे कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि जवाब शायद गैलेक्सीज में नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ स्केल पर है। क्योंकि जब हम और डोज जूम आउट करते हैं और कॉस्मोस की पूरी संरचना को देखते हैं, तो जो हम पाते हैं वो अर्ली गैलेक्सीज से भी ज़्यादा अविश्वसनीय है। कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार, जो कॉस्मोलॉजी का एक मूल सिद्धांत है, यूनिवर्स एक बेड स्केल पर होमोजीनियस होना चाहिए। चाहे आप किसी भी गैलेक्सी में खड़े हों, मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स लगभग एक जैसा दिखना चाहिए। यह सिद्धांत हमें बताता है कि यूनिवर्स का कोई सेंटर नहीं है और हर जगह एक जैसा है। इसके आधार पर थियोरेटिकल कैलकुलेशंस बताते हैं कि बेड स्केल स्ट्रक्चर्स 1 बिलियन लाइट ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे बड़ा कुछ भी इस यूनिफॉर्मिटी को तोड़ देगा। यानी गैलेक्सीज पानी पर बुलबुलों की तरह बिखरी होनी चाहिए, कुछ एक साथ, कुछ खाली जगहों में, लेकिन कुल मिलाकर स्मूथ, बिना किसी बेड अजीब स्ट्रक्चर के। समस्या यह है कि यह सिर्फ एक थियरी है और हर थियरी को ऑब्जर्वेशन से टेस्ट करना पड़ता है। और जब साइंटिस्ट्स ने असल में यूनिवर्स का मैप बनाना शुरू किया, तो उनकी खोजें इस तथाकथित लिमिट को बार बार चैलेंज करने लगी। जब ऐसा लग रहा था कि थियरी ने कॉस्मोस के लिए आखिरी सीमाएं तय कर दी हैं, तो 2024 की एक ऑब्जर्वेशन ने अन सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। साइंटिस्ट ने एक विशाल रिंग जैसी संरचना खोजी, जिसे उन्होंने बिग रिंग नाम दिया। ये इतना हैरान करने वाला क्यों है? क्योंकि इसका डायमीटर 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स है और इसका घेरा लगभग 4 बिलियन लाइट ईयर्स है। याद रखिए, हमारा अपना लानियाकिया सुपर क्लस्टर सिर्फ 500 मिलियन लाइट ईयर्स का है, यानी बिग रिंग हमारे अपने कॉस्मिक घर से दर्जनों गुना बड़ा है। और भी अजीब बात, ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से बना हुआ है। दूर से देखने पर आसमान में एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ लगता है, और नज़दीक से जांचने पर साइंटिस्ट ने पाया कि यह एक परफेक्ट रिंग नहीं, बल्कि एक मुड़ी हुई स्पाइरल है, जैसे किसी ने यूनिवर्स में एक बड़ा सा कॉर्कस्क्रू बना दिया हो। इससे सवाल उठता है, थियरी के हिसाब से ऐसा विशाल स्ट्रक्चर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारे सामने है। अगर बिग रिंग एक अकेला एक्सेप्शन होता तो हम इसे इत्तेफाक कह सकते थे, लेकिन यूनिवर्स हमें लगातार बड़ी बड़ी समस्याएं देता रहता है। बिग रिंग के पास ही साइंटिस्ट्स ने एक और दानव जैसी संरचना खोजी, जिसे जायंट आर्क कहते हैं। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि यह यूनिवर्स में एक विशाल मेहराब की तरह फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 3.3 बिलियन लाइट ईयर्स है। ये बिग रिंग से दोगुना से भी ज़्यादा है, और ये थियोरेटिकल लिमिट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तोड़ देता है। और ये यही नहीं रुकता। पिछली ऑब्जर्वेशंस में 1.4 बिलियन लाइट ईयर लंबा स्लोन ग्रेट वॉल, 1.3 बिलियन लाइट ईयर लंबा साउथ पोल वॉल और क्वेज़र्स के बाद बेड ग्रुप माइल हैं जैसे यूनिवर्स की गहराइयों में लटके हुए विशाल मोती। तो सवाल अब यह नहीं है कि एक्सेप्शंस हैं या नहीं, बल्कि यह है कि इतने सारे एक्सेप्शंस क्यों हैं। एक तो इत्तेफाक हो सकता है, दो भी मान लें, लेकिन जब इतने सारे विशाल स्ट्रक्चर्स सामने आते हैं तो हमारी थियरीज कमज़ोर पड़ने लगती हैं। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है,
क्या कॉस्मिक यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत, जिसे हम इतने समय से मानते आए हैं, शुरू से ही गलत था? ये विशाल स्ट्रक्चर्स होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में बेट स्केल यूनिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्ली यूनिवर्स के अकूस्टिक ऑसिलेशन से तय हुआ था। इसलिए उन्हें लगभग गोल शेल जैस डिस्ट्रीब्यूशन बनाने चाहिए, ना कि यह विशाल और मुड़ी हुई स्पाइरल्स और दीवारें। लेकिन फिर भी बिग रिंग, जायंट आर्क, स्लोन ग्रेट वॉल और साउथ पोल वॉल हमारे सामने हैं। नतीजा यह है कि हमारी अभी की थियरीज उन्हें समझने में पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। इससे कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि शायद हमें एक नई फिजिक्स की ज़रूरत है, जैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग स्पेस टाइम में फर्जी दरारें जो बिग बंग के बाद अपने निशान छोड़ गई हों और मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन को तय किया हो। कुछ ने तो और भी हिम्मत से यह कहा है कि यह स्ट्रक्चर्स शायद एक पिछले यूनिवर्स के अवशेष हैं, एक पुरानी दुनिया के हमारे लिए छोड़े गए निशान। लेकिन समस्या यह है कि चाहे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन माने, अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। साइंटिस्ट सिर्फ यह जानते हैं कि यह विशाल स्ट्रक्चर्स आसानी से अभी की थियरीज से समझाए नहीं जा सकते। तो अब हमें अपना ध्यान एक और भी बुनियादी रहस्य की तरफ मोड़ना होगा। जवाब शायद उन चीज़ों में छिपा हो जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो यूनिवर्स का ज़्यादातर हिस्सा बनाती हैं, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन धीमा हो रहा होगा। उनके हिसाब से ग्रेविटी एक अनदेखे हाथ की तरह थी जो हमेशा सारी गैलेक्सीज को एक साथ खींच रही थी। बहुत से लोग मानते थे कि यूनिवर्स धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, शायद एक दो के फ्यूचर में रुक भी जाएगा। लेकिन 1998 की एक सुपरनोवा ऑब्जर्वेशन ने इस सोच को पूरी तरह से पलट दिया। साइंटिस्ट्स ने पाया कि यूनिवर्स स्लो डाउन नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कोई पीछे से लगातार एक्सेलरेटर दबा रहा हो और हम उस ड्राइवर को देख नहीं पा रहे। तो उन्हें इस रहस्यमयी ताकत को एक नाम देना पड़ा, डार्क एनर्जी। यह ना रोशनी देती है, ना गर्मी, लेकिन एक अनदेखी एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती है, यूनिवर्स को तेजी से डोर धकेल रही है। डार्क एनर्जी की खोज ने इंसानियत को पहली बार यह समझाया कि हम कॉस्मोस के कंट्रोल में नहीं हैं। मेजरमेंट्स के हिसाब से यह यूनिवर्स की टोटल मास एनर्जी का लगभग 68% है। यानी हम जो कुछ भी जानते हैं, सितारे, प्लैनेट्स और यहाँ तक कि हम खुद, सारी विजिबल मैटर के साथ मिलाकर यूनिवर्स का 5% से भी कम है। उसमें रहस्यमयी डार्क मैटर को भी जोड़ दें तो भी सिर्फ 27% होता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो असल में पूरे यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। बड़ी संख्या में अस्तित्व इस अनदेखी अछूत ताकत का है जो सब कुछ कंट्रोल करती है, डार्क एनर्जी। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या जो हकीकत हम मानते हैं वो असल में सिर्फ एक बैकग्राउंड रोल है और स्टेज के असली मास्टर्स वो ताकतें हैं जिन्हें हमने कभी ठीक से समझा ही नहीं। हम हमेशा सोचते थे कि डार्क एनर्जी एक हमेशा चलने वाला इंजन है जो यूनिवर्स को लगातार बाहर धकेलता रहेगा। लेकिन 2024 के एक हाल ही के नतीजे ने अचानक सब कुछ अनिश्चित बना दिया है। डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डेसी का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स ने लाखों गैलेक्सीज और क्वेज़ार्स की 3 साल तक प्रिसाइज मेजरमेंट्स की। उनके नतीजे बताते हैं कि डार्क एनर्जी का प्रभाव शायद धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी यह एक हमेशा रहने वाली ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी धक्का है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। कुछ रिसर्चर्स अब ये शक कर रहे हैं कि अगर डार्क एनर्जी सच में कम हो रही है तो यूनिवर्स की तेजी एक दिन रुक जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे कॉस्मोस का फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। अगर डार्क एनर्जी कम हो रही है तो यूनिवर्स का फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसा हम सोचते थे। एक संभावना है कि यह इतनी मजबूत रहेगी कि गैलेक्सीज को एक दूसरे से डोर धकेलती रहेगी। अस फ्यूचर में यूनिवर्स और भी खाली हो जाएगा, सितारे धीरे धीरे बुझ जाएंगे और आखिर में सिर्फ एक शांत अंधेरा बचेगा। दूसरी संभावना है कि डार्क एनर्जी की ताकत धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक्सपेंशन स्लो हो जाएगा। यस सिनेरियो में गैलेक्सीज शायद एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी, लेकिन यूनिवर्स आज से भी ज़्यादा ठंडा और अकेला हो जाएगा। और फिर एक और एक्सट्रीम संभावना है, डार्क एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ग्रेविटी एक बार फिर से डोमिनेंट फोर्स बन जाएगी। एक्सपेंशन रुक जाएगा और यूनिवर्स शायद सिकुड़ना शुरू कर देगा, आखिरकार एक बेट कॉलिप्स की तरफ बढ़ते हुए एक बिग क्रंच। तो सवाल यह है, क्या हम एक हमेशा के खालीपन की तरफ बढ़ रहे हैं या हम वापस वहीं खींचे जाएंगे जहां से शुरू किया था? साइंटिस्ट्स जवाब नहीं दे सकते, लेकिन उन्हें यह यकीन होता जा रहा है कि डार्क एनर्जी का अजीब बिहेवियर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसके परे एक और पुरानी और छिपी हुई ताकत है जो यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, डार्क मैटर। जब साइंटिस्ट्स ने पहली बार गैलेक्सीज के रोटेशन को मापा तो उन्हें एक हैरान करने वाला विरोधाभास मिला। न्यूटन के नियमों के हिसाब से गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर सितारे धीरे घूमने चाहिए,
लेकिन नतीजे बिल्कुल उल्टे द चाहे वो कितने भी डोर हों, उनकी स्पीड लगभग एक जैसी थी। इसका मतलब था कि हम जो सितारे और गैस देख सकते हैं, उनकी ग्रेविटी उन्हें ऐसी ऑर्बिट्स में रखने के लिए काफ़ी नहीं थी। साइंटिस्ट सिर्फ ये अनुमान लगा सकते थे कि गैलेक्सीज के अंदर बहुत सारी अनदेखी मैस छिपी हुई है।